हमने हमने टॉपिक लिया है फंडामेंटल राइट्स। तो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक बनाया है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रियम्बल पढ़े तो वहाँ क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, नीचे तो अभी ये कुछ लिखा है, तो अभी जो हमारे काम का है फंडामेंटल राइट के रिलेटेड, यहाँ जस्टिस लिखा है, तो जस्टिस हमें कौन-कौन सा मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर लिबर्टी की बात करें, तो लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। अगर इक्वालिटी की बात करें, तो हमें स्टेटस का इक्वालिटी मिलना चाहिए एंड अपॉर्च्युनिटी का मिलना चाहिए। तो ये जो है, तो ये कहाँ लिखा है? तो ये प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमें सबसे पहले जो राइट्स मिलता है वो है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और ये हमारे मेजर मेन कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फॉरमोस्ट, अगर मान लीजिए ये कोई सारे राइट्स अगर हम एनफोर्स नहीं कर पा रहे या उनमें कोई ब्रीच हो रहा है या लोग उसको डिसऑनर कर रहे हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारे पास। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो है इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एंड यूनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हैं। तो उसमें आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 जो स्टेट का डेफिनेशन है तो उसके बारे में बोला है। स्टेट का डेफिनेशन यानी कि किन-किन लोगों के अगेंस्ट में हम फंडामेंटल राइट हम एनफोर्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आपका फंडामेंटल राइट अगर छीन रहा है, तो आप उसको स्टेट नहीं कह सकते, दैट इज़ अ प्राइवेट पर्सन, दैट इज़ अ इंडिविजुअल पर्सन। आर्टिकल 14 जो है तो वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर आर्टिकल 15 की बात करें तो क्या बात करता है वो? तो वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी क्या-क्या है उसमें? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स यानी जेंडर कह सकते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ यानी आप कहाँ पैदा हो गए। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्च्युनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, एक्सप्रेशन है, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं, रेसिडेंस कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 21 बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड आर्टिकल 21 ए बात करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये क्या हो गया? तो ये फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड आर्टिकल 32 है जो कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच हो रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि क्या है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन के नजर से देखें तो सारे लोग क्या है, इक्वली है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? तो फंडामेंटल राइट सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देते हैं? फंडामेंटल राइट देते हैं टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये इसके वजह से क्या होता है? इट एंश्योर द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो ये जो राइट्स है तो राइट दिए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 से आर्टिकल 35 में इसका मेंशन किया है। तो ये जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। तो ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट यानी कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आती है, यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर में या मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट को या स्टेट को लग रहा है कि ये आपके फंडामेंटल राइट कर्टेल करने चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटी है, स्टेट है, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है दे कैन कर्टेल योर फंडामेंटल राइट्स। तो 4 फंडामेंटल राइट्स हम इसमें मेजरली रहते हैं हमारे पास। वो है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या-क्या आएगा? रिलीजन आएगा, आप कौन-सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आप कौन-सा भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं और कौन-सा भी एजुकेशन जो है आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जो एजुकेशन करना है आप कर सकते हैं। इवन हमारे आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आप रन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर माइनॉरिटीज़।
और राइट टू इक्वलिटी यानी कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो सारे लोग इक्वली है, तो ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग स्पेशल लॉ है और आपके लिए कुछ अलग लॉ रहेगा, तो एवरीबॉडी विल बी इक्वल इन द कोर्ट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अगर आपका कोई अगर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है या आपको जो भी जस्टिस मिलना चाहिए वो सही से प्रॉपर्ली फैसिलिटी मिल नहीं रहा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि अगर आपके पास कभी भी आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट अगर सही से आपको मिल नहीं रहे, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल 12 से 18 तक दिया है। तो आर्टिकल 12 से 18 तक क्या-क्या दिया है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि कोर्ट के सामने सारे लोग क्या है? तो इक्वल है और हमें सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि किसी के बंदे के कोई भी किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, जेंडर का हो, बर्थ प्लेस का हो या किसी भी रिलिजन का हो, तो जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट आप में क्या नहीं करेगी? तो भेदभाव नहीं कर सकती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी रेस कास्ट क्रीड जेंडर बर्थ प्लेस या रिलीजन तो इनके लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 तक बात करता है। तो इसमें आपको जो सही लगता है, अच्छा लगता है और सच्चा लगता है, तो आप वो बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हो जस्टिफिएबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपका सच आपको जो लगे वही सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप असेंबली कर सकते हैं, लोगों के साथ घुल-मिल कर असेंबली कर सकते हैं, उनके साथ एसोसिएशन बना सकते हैं। आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, रेसिडेंस कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या कहता है? इट इज गिवन इन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो ये इसमें क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट किया गया है एंड फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर जिसको हम कहते हैं, तो ये प्रोहिबिट किया गया है। तो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर तो आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है कि हज़ार्डस जो ऑक्यूपेशंस है, तो वहाँ आप क्या नहीं कर सकते? चाइल्ड लेबर को एंगेज नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में दिया है, तो आपको जो भी सही लगे तो आप वो कर सकते हैं, यानी आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं कि किसी भी रिलीजन का प्रचार भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, अगर आपको वो रिलीजन ठीक लगता है तो। राइट्स ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहाँ दिए? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ये माइनॉरिटीज़ के जो है तो उनके राइट प्रोटेक्ट करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ क्या कर सकती है? अपनी लैंग्वेज कंज़र्व कर सकती है, अपनी स्क्रिप्ट कंज़र्व कर सकती है और अपना जो कल्चर है माइनॉरिटीज़ दे कैन कंज़र्व इट। तो अगर ज़रूरत पड़ने पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के लिए। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ दिया है? आर्टिकल 32 में, यानी कि फंडामेंटल राइट अगर किसी कारणवश ब्रीच हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में दिया है। तो इट अलाउज सिटीजन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 31 में क्या दिया है? तो ये एग्ज़ैक्टली इसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया था, लेकिन वो रिपील किया गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो आर्टिकल 32 हमने देखा, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 33 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, अगर फंडामेंटल राइट के एप्लीकेशन को। स्पेशल मेंबर जो है, तो उसमें आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालॉगस जो फोर्सेस है, वो फॉलो उनको ये फंडामेंटल राइट जो है, तो वो नहीं मिलेंगे। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है? जब भी मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो मार्शल लॉ में यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति राजवट कह सकते हैं या राष्ट्रपति का रूल, तो उस केस में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, एब्रोगेट यानी कि उसमें कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं, कंप्लीटली उसको हटाया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर गवर्नमेंट को सही लगे तो। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? तो इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट, यानी कि कुछ लॉज है जो स्पेशल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल लोगों को, जैसे कुछ रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, खास करके रिलीजन कुछ रिलीजन के हैं या कास्ट के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, तो गवर्नमेंट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर देम, जो लिखा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 में और आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट कैन मेक अ सेपरेट लॉज। तो
जभी भी आपके फंडामेंटल राइट जब ब्रीच हो जाते हैं, तो आप कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, रिट इश्यू करता है। तो पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस में क्या किया जाता है, जब भी कोई किसी बंदे को इलीगली डिटेन किया जाता है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस बंदे को कोर्ट के सामने लाया जाए, और फिर कोर्ट डिटरमाइन करता है कि जो भी डिटेंशन है वो लॉफुल है या नहीं है। तो मैंडामस क्या है, तो मैंडामस इट कंपेल्स द पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि कोर्ट क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अथॉरिटी है, उसको कंपेल करता है, जो भी उसको असाइन किया गया है पब्लिक ड्यूटी तो वो पब्लिक ड्यूटी उसको परफॉर्म करने के लिए असाइन करता है। खास करके कभी-कभी क्या होता है, आपने देखा कि कुछ कोर्ट है या कुछ ट्रिब्यूनल है या कुछ पुलिस अथॉरिटी है, वो अपना काम सही से नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो टू कोर्ट एंड कोर्ट विल इश्यू मैंडामस इन दैट पर्टिकुलर केस। तो प्रोहिबिशन में क्या होगा, प्रोहिबिशन में हाई कोर्ट इश्यू करेगा लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। तो अगर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर अपना अथॉरिटी से ज़्यादा जुरिसडिक्शन फॉलो कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट कैन प्रोहिबिट द जूनियर लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिसडिक्शन। फिर उसके बाद है सर्टियोरी। तो सर्टियोरी का मतलब है सर्टिफ़ाई करो। तो इश्यूड बाय द हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कुछ डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है। अगर हायर कोर्ट को लगता है कि उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, तो अगर ज़रूरत पड़े तो जिसने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है, वो अगर उसको लगे तो वो उसको कैंसल भी कर सकता है, या अदरवाइज़ डायरेक्टली जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको इल्लीगल डिक्लेयर करके उसको क्वेश भी कर सकता है, यानी कि उसको डिस्पोज़ ऑफ कर सकता है। उसके बाद है क्वो वारंटो। तो क्वो वारंटो क्या होता है कि इट इज़ एनक्वायर इंटो द लीगैलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस, यानी कि अगर मान लीजिए किसी के पास पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ड्यूटी करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो कुछ एक्शन ले रहा है, तो कोर्ट जो है तो उसको पूछ सकती है कि आप किसी अधिकार से आपने जो पर्टिकुलर जो कार्य है वो क्यों किया। फिर उसके बाद आर्टिकल 32 क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसमें सिर्फ क्या होता है कि जब भी हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, तो सिर्फ हम फंडामेंटल राइट के लिए ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 226 की बात करें, तो हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकता है। तो हाई कोर्ट किसके लिए रिट इश्यू कर सकता है, तो फंडामेंटल राइट के लिए भी और लीगल राइट के लिए भी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के पास क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा पावर रहती है इन केस ऑफ constitutional remedies. High Court is having more power compared to Supreme Court. तो रिट्स जो भी रिट्स इश्यू करते हैं कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो दीज आर वेरी इसेंशियल टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल लिबर्टी। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो जो फंडामेंटल राइट जो बंदे को मिलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है, तो उसको नहीं मिल सकता है। तो इट एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर मान लो पब्लिक अथॉरिटी सही से काम ना करे या और पावर मिसयूज करे, तो इस केस में पब्लिक अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने का काम ये रिट्स करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है, आर्टिकल जो 32 है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि जब भी आर्टिकल 32 या की बात करें, तो आर्टिकल 32 को ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है। तो इसमें जब भी मान लीजिए किसी भी कारणवश आर्टिकल 32 को चेंज करने की कोशिश की जाएगी पार्लियामेंट को, तो वो नल एंड वाइड माना जाएगा बाय द कोर्ट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.